Hey guys, so this is a new video in the polity series. Guys, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी 10, 12, 15 क्वेश्चंस तो पॉलिटी में से आ ही जाते हैं, और पॉलिटी मतलब लक्ष्मीकांत, राइट। और उसमें से भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो ट्रेंड के हिसाब से उनमें से एक एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, जैसे शेड्यूल्स हो गए या प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स हो गए, DPSP हो गया, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो गया, या फिर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, या पंचायती राज हो गया। इनमें से एक एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है जनरली। तो बाकी चीज़ें हम छोड़ भी दें तो एटलीस्ट ये वाले चैप्टर्स तो हमें कवर करने ही चाहिए। इस वीडियो से हम प्रेसिडेंट का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और इसके देखने के बाद आपको लक्ष्मीकांत से चैप्टर खोलना नहीं पड़ेगा, एंड इन अदर वे ऑल्सो यू कैन यूज इट फॉर रिविजन, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेसिडेंट आता है पार्ट 5 के अंडर, आर्टिकल 52 से 78 तक, ठीक है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और अटॉर्नी जनरल होता है। याद रखने वाली बात यह है कि ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट स्टेट का हेड होता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का हेड होता है, ठीक है। एंड ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो। अब उसके इलेक्शन और इम्पीचमेंट की बात करते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? यार मैं और तुम तो जाके वोट नहीं कर सकते ना प्रेसिडेंट के लिए, तो इलेक्टोरल कॉलेज वोट करता है। अब मैं जब छोटी थी तो मुझे लगता था इलेक्टोरल कॉलेज कोई एक्चुअली में कॉलेज होगा जहाँ के स्टूडेंट्स वोट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग होते हैं? दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। याद रखना कि नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं, ओके। पार्लियामेंट मतलब दोनों हाउसेस, लाइक लोकसभा ऑल्सो एंड राज्यसभा ऑल्सो। तो लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड लोग होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं, राइट। और इसके अलावा स्टेट असेंबलीज जो होते हैं, मतलब और यूटीज। अच्छा, यूटीज की बात करें तो सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि बाकी यूटीज की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी की बात कर रहे हैं जब भी हम यूटीज की बात करते हैं, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड यूटीज की लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इनके इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो स्टेट और यूटीज में भी नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है वो भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है। अब वोट ऑफ एमएलए एंड वोट ऑफ एमपी। एमएलए की वोट की क्या वैल्यू होती है? सी दिस इज द फॉर्मूला, इतना जरूरी नहीं है बट स्टिल यू शुड नो। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज इन स्टेट। मतलब जैसे मान लो दिल्ली की पॉपुलेशन जितनी होगी उतना डिवाइडेड बाय दिल्ली में टोटल इलेक्टेड एमएलएज कितने हैं। मान लो 70 सीट्स हैं, 70 एमएलएज हैं, तो दिल्ली की टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 70 इंटू 1/1000, ये एक एमएलए की वोट वैल्यू होगी, ठीक है। ऐसी अगर एमपी की वैल्यू देखें तो एमपी के वोट की वैल्यू क्या होगी? जितने भी टोटल स्टेट्स हैं इंडिया में, उन सारे स्टेट्स के सारे एमएलएज की वोट वैल्यू डिवाइडेड बाय जितने भी एमपीज हैं इलेक्टेड उनका नंबर, राइट। So again I repeat, total value of votes of all the MLAs of all the states divided by the total number of elected MPs. अब total number of elected MPs कितने हैं? मतलब राज्यसभा में मान लो 233 हैं, लोकसभा में 543 हैं, तो टोटल 776 हो गए। कितने हो गए? हाँ, इतने ही हो गए ना, तो उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और तरीका क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय सीक्रेट वॉलेट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है? सी नॉर्मल प्रोसीजर में हम लोग जो वोट डालने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग सबको वोट देते हैं, सारे कैंडिडेट्स को सब पॉपुलेशन जाके वोट देती है, और जिसके ज्यादा वोट्स होते हैं वो जीत जाता है। लेकिन इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें सब लोग जब सब लोग वोट करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स, तो अपना वो पहला प्रेफरेंस डालते हैं, फिर अपना सेकंड प्रेफरेंस डालते हैं, फिर थर्ड प्रेफरेंस डालते हैं, फोर्थ, मतलब जितने कैंडिडेट्स हो उतने वो प्रेफरेंसेस डालते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, जिसकी प्रेफरेंस सबसे ज्यादा कम होता है, सबसे पहले तो उसका नाम हटा देते हैं, ठीक है, और उसकी वोट्स आगे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस टाइप से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो 3 कैंडिडेट्स हैं, राम, श्याम, घनश्याम, ठीक है। और जो घनश्याम है उसको सब लोगों ने अपने प्रेफरेंसेस में 3rd नंबर पे रखा है, तो सबसे पहले तो इस घनश्याम को आउट कर देंगे, ठीक है। और इसकी
और जो करीब गलती से किसी एक दो जनों ने घनश्याम को वोट कर दिया है, नंबर 1 पे रखा है, उनके वोट्स ट्रांसफर हो जाएंगे आगे अगले कैंडिडेट के पास। ठीक है, इस टाइप से ये प्रोसीजर चलता जाएगा जब तक कि कोई एक बंदा जीत ना जाए, एक बंदे को मेजॉरिटी ना मिल जाए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये तरीका समझना मुश्किल है, आप लोगों को मतलब इतनी मुश्किल से समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आम जनता कैसे समझ पाती, इसलिए ये हम जो वोट करते हैं लोकसभा के इलेक्शंस में, उनमें ये यूज नहीं होता है। ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में या राज्यसभा के इलेक्शंस में, इन लोगों के इलेक्शंस में यूज होता है। ठीक है, अच्छा, और ये जो इलेक्शन लड़ेगा कौन, कैंडिडेट कौन होगा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेगा कौन, उसकी नॉमिनेशन का भी प्रोसीजर होता है कि कम से कम 50 लोगों को तो प्रपोज करना पड़ता है नाम, और 50 सेकेंडर्स होते हैं। ठीक है, मतलब 50 लोग तो नाम प्रपोज करते हैं कि हाँ ये बंदा लड़ेगा इलेक्शन, ये बंदा लड़ेगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, और 50 लोग बोलेंगे हाँ हम भी साथ हैं, हम भी साथ हैं, तब जाके तो वो कैंडिडेट नॉमिनेट होगा इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है, और सीक्रेट बैलेट यूज होता है, इलेक्टोरल कोटा होता है, इसका फॉर्मूला भी साइड में दिया हुआ है, इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट बट यू कैन रीड, लाइक टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स अपॉन 1 + 1 + 1। ठीक है, नीचे वाला 1 किस लिए है कि जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हों उसके लिए, तो एक ही बंदा लड़ रहा है ना इलेक्शन, तो एक ही पोस्ट है ना मतलब प्रेसिडेंट की, तो इसलिए 1 है। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट आता है इम्पीचमेंट। सो इम्पीचमेंट इज अ क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस। क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि एक हाउस में इंट्रोड्यूस होता है और जो दूसरा हाउस होता है उसे इन्वेस्टिगेटिव हाउस बोलते हैं। वो मतलब देखता है कि हाँ ये चार्जेस जो लगे हैं प्रेसिडेंट पे ये सही है या नहीं है, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन वाली बात आ जाती है ना, इसलिए इसे क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर बोलता है। इसके प्रोसीजर क्या है, अच्छा सबसे पहले तो किसी भी हाउस में ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इम्पीचमेंट चार्ज को। अच्छा, क्यों एक प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन नहीं है। ठीक है, और ये इम्पीचमेंट चार्जेस किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर देंगे, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। ठीक है, उसमें जब इसे इंट्रोड्यूस करते हैं तो कम से कम 1/4 मेंबर्स को इसे साइन करना पड़ता है कि हाँ ठीक है इम्पीचमेंट चार्जेस को ले जाओ, इंट्रोड्यूस कर दो। ठीक है, उसके बाद 14 दिन का नोटिस पीरियड दिया जाता है प्रेसिडेंट को कि हाँ उसे नोटिस पीरियड दिया जाता है कि वो देख ले, अपने डिफेंस के लिए तैयारी कर ले। ठीक है, और फिर अगर इस हाउस में 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप, मतलब स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, अगर 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप मेजोरिटी के साथ पास कर दिया जाता है तब ये जाता है, तब ये चार्जेस सेकेंड हाउस में जाते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ हम 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इन वोटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड हाउस जिसे इन्वेस्टिगेटिव हाउस बोलते हैं, जो भी हो लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, उसमें भी अगर 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप से पास कर देते हैं रेजोल्यूशन को, तो प्रेसिडेंट उसी दिन इम्पीच हो जाता है, मतलब उसी दिन उसे प्रेसिडेंट के ऑफिस से निकाल दिया जाता है। याद रखने वाली बात इसमें यह है कि इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स, हमने बात किया था कि इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब वो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को हटाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और या यूटीज का कोई रूल नहीं है। ठीक है, हमने उसमें देखा था इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के समय में कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट में कोई रोल नहीं है। इम्पीचमेंट में सिर्फ पार्लियामेंट का रोल है और सारे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें हैं, टर्म, सैलरी, क्वालिफिकेशन इतनी जरूरी नहीं है। स्टिल टर्म क्या होती है, 5 साल के लिए होता है और बार बार भी चुना जा सकता है। जैसे यूएसए में क्या होता है, ओबामा था वो खाली 2 बार आया, लेकिन इंडिया में बार बार चुना जा सकता है। सैलरी क्या होती है, सैलरी सी नॉट इम्पॉर्टेंट अगेन। क्वालिफिकेशन भी वही है यार, 35 साल कम से कम एज होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, देन ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, और क्या है, और ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। ओके, अगेन इंपॉर्टेंट थिंग इज ओथ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओथ कौन दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाता है प्रेसिडेंट को ओथ, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो ओथ दिलाएगा। ठीक है, और ओथ की 3 लाइन है इसमें, देख लेना, बाकी सब तो नॉर्मली है। सेकेंड वाली जो स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लॉ। ओके,
सो दैट लाइन इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये ओथ सबकी आप देख लें एक बार, वो तो बहुत जरूरी है। कुछ लोग होते हैं जिनकी ओथ शेड्यूल्स में आती हैं, राइट? तो उनमें डिफरेंस क्या होता है वो चीजें आप पढ़ सकते हैं, वो भी प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। नहीं तो ओथ्स हम एक अलग चैप्टर में कवर करेंगे ही। मिस्ड अ पॉइंट, जब भी कोई डिस्प्यूट होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई है, ऐसा कुछ हो, तो उसका डिसीजन हमेशा सुप्रीम कोर्ट लेता है, ठीक है? फाइनल डिसीजन हमेशा सुप्रीम कोर्ट का होता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई है कि नहीं हुई है। और मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन को गलत मतलब इनवैलिडेट कर दिया और प्रेसिडेंट हट गया, तो हटने से पहले जो डिसीजंस लिए होंगे प्रेसिडेंट ने, उस प्रेसिडेंट ने, वो वैलिड रहेंगे, ठीक है? उन्हें इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा, वो डिसीजंस वैलिड रहेंगे। दूसरा, जब भी कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है तो उसे कुछ पैसे डिपॉजिट करने होते हैं, हर इलेक्शन में होता है, आप लोगों को पता होगा। जैसे आरबीआई में प्रेसिडेंट 15,000 रुपये, मतलब वो कैंडिडेट 15,000 रुपये जमा करता है, और अगर उसे 1/6 वोट्स भी ना मिले तो उसके वो पैसे गुल हो जाते हैं, ठीक है? देन अगर वो ऑलरेडी मेंबर हो पार्लियामेंट का, तो उसे अपना ऑफिस छोड़ना पड़ता है ऑब्वियसली, ठीक है? एंड ही कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। सी, देन कम्स द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सी, बहुत सारी पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, ठीक है? पार्डनिंग पावर्स होती है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स होती हैं, वीटो पावर्स होती हैं। तो इनके बारे में आई थिंक दिस पेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज, ओके? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो नंबर 1 इज एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होते हैं? अच्छा, जो भी काम होता है इंडिया में, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं, वो प्रेसिडेंट के नेम पे लिए जाते हैं, ठीक है? जो भी मतलब रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सब में प्रेसिडेंट का नाम आता है। वो बात अलग है कि प्रेसिडेंट कुछ कर नहीं रहा, स्टिल, ठीक है? ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। और वो प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अटॉर्नी जनरल हो गया, कैग हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, इलेक्शन कमिश्नर हो गया, यूपीएससी का चेयरमैन हो गया, या गवर्नर्स हो गए, या फाइनेंस कमीशन हो गया, इन सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज इंटर स्टेट काउंसिल्स अपॉइंट कर सकता है प्रेसिडेंट, सेंटर स्टेट और स्टेट इंट्रा स्टेट्स, इनके रिलेशंस को सुधारने के लिए। दूसरा, किन किन एरियाज को शेड्यूल्ड एरियाज डिक्लेयर करना है, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, ठीक है? और वो एक चाहे तो, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो एक कमीशन अलग से अपॉइंट कर सकता है। एससी और एसटी लोगों की क्या कंडीशन है, कंडीशन अच्छी हो रही है, बिगड़ रही है, इस सबको इन्वेस्टिगेट करने के लिए प्रेसिडेंट चाहे तो अलग से एक कमीशन बना सकता है, ठीक है? वो जब चाहे प्राइम मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन सीख कर सकता है कि क्या चल रहा है भाई बताओ मुझे, तो वो प्राइम मिनिस्टर से पूछ भी सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है? और यूनियन टेरिटरीज में तो डायरेक्ट रोल होता ही है प्रेसिडेंट का, ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर्स यूनियन टेरिटरीज विद द हेल्प ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटर। And other than this, he can require the Prime Minister to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a minister. कोई भी मिनिस्टर डिसीजन ले चुका है लेकिन अभी तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कंसीडर नहीं किया है, तो प्राइम मिनिस्टर बोल सकता है कि भाई कर लो कंसीडर, ठीक है? ये तो नॉर्मल चीजें। इसमें याद करने वाली बात बस यही है कि वो शेड्यूल्ड एरियाज को प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है, इंटर स्टेट काउंसिल प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और किन किन लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? एंड ही कैन सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स। अच्छा, हमें लगता है कि पार्लियामेंट का सिर्फ पार्लियामेंट मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा, नहीं, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। क्यों ऐसा? जब भी कोई सेशन होता है तो उसको समन और प्रोरोग मतलब जब भी कोई सेशन खत्म होता है, और समन मतलब कोई सेशन को बुलाने के लिए, तो समन और प्रोरोग प्रेसिडेंट करता है, ठीक है? और फर्स्ट सेशन हमेशा प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। जब भी कोई जनरल इलेक्शंस होते हैं उसके बाद जो फर्स्ट सेशन होता है उसे प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, और हर साल जो पहला सेशन होता है उसे भी प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। इसके अलावा अगर स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर मौजूद ना हो तो प्रेसिडेंट किसी भी बंदे को अपॉइंट कर सकता है कि हाँ तुम प्रिजाइड करो आज। प्रिजाइड मतलब तुम मतलब जो स्पीकर का काम होता है प्रिजाइड करना, तुम कर सकते हो। तो किसी भी बंदे को वो अपॉइंट कर सकता है अगर स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर मौजूद ना हो। सेम गोज इन द राज्यसभा ऑल्सो। अगर वहां पे चेयरमैन नहीं हो और डिप्यूटी चेयरमैन भी नहीं हो तो वहां पे प्रेसिडेंट किसी भी बंदे को अपॉइंट कर सकता है। इसके अलावा ये सब तो ऐसे था। इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि राज्यसभा में प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। वो 12 मेंबर्स होते हैं 4 फील्ड में से, एक लिटरेचर, एक सोशल सर्विस, साइंस और आर्ट। ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा, वो सचिन तेंदुलकर और वो वाली कितने लोग हैं ना जो फिल्म इंडस्ट्री से भी है, उन लोगों को भी राज्यसभा का मेंबर बना देते हैं। तो वो सब किसके अंदर आता है? वो सब आर्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस, इन 4 फील्ड में से प्रेसिडेंट 12 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट कर देता है और लोकसभा में 2 लोगों को करता है। 2 लोग कौन से होते हैं? एंग्लो इंडियंस। अगर प्रेसिडेंट को ये लगे कि एंग्लो इंडियन सोसाइटी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ठीक से रिप्रेजेंटेटेड नहीं है लोकसभा में, तो वो चाहे तो 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। अच्छा, याद रखने वाली बात यह है कि राज्यसभा में तो 4 फील्ड्स हैं ये। अगर हम वहीं स्टेट में देखें, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है मेंबर्स, लेकिन वो 5 फील्ड्स हो जाती हैं। उसमें एक फील्ड एक्स्ट्रा होती है, वो होती है कोऑपरेटिव्स की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज है बिल्स, ऑर्डिनेंसेस एंड वीटो पावर। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, और तो जब भी कोई बिल, तो कुछ ऐसे बिल होते हैं जिन्हें पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, उसका रिकमेंडेशन लेना पड़ता है। जैसे मनी बिल हो गया, ठीक है, तो उस केसेस में जरूरी है प्रेसिडेंट। दूसरा, अगर पास हो भी जाता है पार्लियामेंट से तो प्रेसिडेंट का असेंट लेना पड़ता है। तो उस मामले में भी प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती हैं कि या तो वो अपना असेंट दे दे, या तो ना दे, या तो बिल वापस कर दे, मतलब बिल को रिटर्न कर दे। अच्छा, प्रेसिडेंट बिल रिटर्न कर सकता है लेकिन मनी बिल को प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकता, ये याद रखना। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट स्लाइड विल गोइंग टू डिस्कस इट कंप्लीटली। बिल्स, ऑर्डिनेंसेस और वीटो पावर्स हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे कैग की रिपोर्ट हो गई या यूपीएससी की रिपोर्ट हो गई या फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई, ये प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखता है। ठीक है, इसके अलावा वो यूनियन टेरिटरीज में भी रेगुलेशंस बना सकता है पीस बनाए रखने के लिए। ठीक है, और फिर क्या है, फिर फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स क्यों है प्रेसिडेंट के पास, कैसे हैं? जैसे मनी बिल के रिगार्डिंग है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने से ही पहले ही प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेना पड़ता है। ठीक है, तो मनी बिल के रिगार्डिंग फाइनेंशियल पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास। उसके बाद बजट, बजट मतलब क्या? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो प्रेसिडेंट रखता है पार्लियामेंट के सामने। कोई भी अगर किसी को ग्रांट देना हो, उसकी डिमांड हो, तो पहले प्रेसिडेंट को पूछना पड़ता है। ठीक है, कॉन्टीजेंसी फंड में से पैसा सिर्फ प्रेसिडेंट निकाल सकता है। कॉन्टीजेंसी फंड क्या होता है? जैसे बहुत सारे फंड होते हैं ना, 3 फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उन्हीं में से एक कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया भी होता है। तो कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया मतलब जब भी एकदम से कोई सडनली इमरजेंसी प्रॉब्लम्स आ जाए तो पैसा चाहिए हो तो क्या करें, तो फिर कॉन्टीजेंसी फंड में से निकाला जाता है, जिसमें से प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है निकालने की। ठीक है, देन फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, हमने अभी पढ़ा था। इसके अलावा जुडिशियल पावर्स भी होती हैं। जुडिशियल पावर्स कैसे होती हैं? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, इन सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और हाई कोर्ट के जजेस को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, गवर्नर नहीं करता है। ठीक है, गवर्नर नहीं करता है, प्रेसिडेंट ही करता है। और उसके बाद प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से उसकी एडवाइस मांग सकता है। जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ जाता है या फिर लॉ वाली बात आ जाती है तो सुप्रीम कोर्ट से वो उसकी एडवाइस मांग सकता है। लेकिन ये याद रखना कि वो जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है वो बाइंडिंग नहीं होती है प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है, प्रेसिडेंट उस एडवाइस से बाइंड करना उसे जरूरी नहीं होता है। सो दैट एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है पार्डनिंग पावर्स। दिस पार्डनिंग पावर्स आर्टिकल 72 के अंडर होती हैं। ठीक है, और ऐसे अच्छा जैसे यूनियन लॉज के लिए प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, ऐसे गवर्नर के पास पावर्स होती है आर्टिकल 161 के लिए। तो जो कुछ आर्टिकल्स के नंबर याद रखना इतना जरूरी नहीं होता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनके नंबर तो हमें याद होने ही चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर्स होती है। किस किसे प्रेसिडेंट माफ कर सकता है? तो हम सभी जानते हैं, पुरानी मूवीज में भी दिखाते थे कि जब किसी को फांसी की सजा होने वाली होती है तो बस एक ही बंदा बचा सकता है, वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से परमिशन मिल जाए तो, है ना। अच्छा, वैसे ये एडवाइस भी बाइंडिंग, मतलब ये एडवाइस भी प्रेसिडेंट की अपनी नहीं होती है, डिस्क्रिशनरी नहीं होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही होता है। ठीक है, सब कुछ प्रेसिडेंट का अपना कुछ नहीं होता। तो जब भी कोई यूनियन लॉ
से कोई भी यूनियन लॉ में किसी बंदे को सजा हुई हो तो प्रेसिडेंट उसे माफ कर सकता है, ठीक है। यहां तक कि उसको कोई डेथ, मतलब उसको डेथ पेनल्टी भी हो, फांसी की सजा दे दी गई हो, तब भी प्रेसिडेंट उसे माफ कर सकता है। कोर्ट मार्शल, देखो मिलिट्री कोर्ट्स अपने अलग होते हैं, ठीक है, तो अगर किसी कोर्ट मार्शल की वजह से भी किसी को सजा हुई है तो भी उसे प्रेसिडेंट माफ कर सकता है। अच्छा, गवर्नर के पास भी पावर्स होती हैं, यही सारी। डिफरेंस क्या होता है कि गवर्नर कोर्ट मार्शल की सजा को माफ नहीं कर सकता और डेथ पेनल्टी को माफ नहीं कर सकता। अगर किसी स्टेट लॉ के लिए भी किसी को फांसी की सजा दी गई हो तो गवर्नर उसे माफ नहीं कर सकता। फांसी की सजा हमेशा प्रेसिडेंट ही माफ कर सकता है। और साथ में जो कोर्ट मार्शल और ये जो मिलिट्री कोर्ट्स की सजा होती है उसे भी सिर्फ प्रेसिडेंट ही माफ कर सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है प्रेसिडेंट और गवर्नर की पार्डनिंग पावर्स में। अच्छा, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट और रिप्रीव, ये क्या होते हैं, ठीक है। पार्डन मतलब माफ कर दिया। उसके पास उसके ऊपर जो भी बंदे को सजा थी, जो भी मतलब उसे सजा थी, उसे पूरी तरह माफ कर दिया कि जैसे कभी उसने कुछ गलत किया ही नहीं था, जैसे कभी उसे कोई सजा हुई नहीं थी, पूरी तरह उसे पार्डन कर देना। कम्यूटेशन मतलब क्या होता है? कम्यूटेशन मतलब किसी की मुश्किल सजा को थोड़ा आसान कर देना, जैसे कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट को सिंपल इम्प्रिजनमेंट में बदल देना। किसी को सजा दी है कि उसे बामुशक्कत चक्की चलानी है, उसे मतलब मेहनत वाली सजा दी हुई है, उसे कम कर देना और सिंपल जेल दे देना। इसे मतलब कम्यूटेशन, मतलब हेवियर पनिशमेंट से लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट कर देना। रेमिशन मतलब क्या होता है? रेमिशन मतलब टाइम कम कर देना, मतलब किसी को 5 साल की सजा थी तो उसकी घटाकर 3 साल कर देना, उसको रेमिशन बोलते हैं। रेस्पाइट किसे बोलते हैं? रेस्पाइट मतलब बोलते हैं कि जैसे कोई बंदा है, मान लो कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो अगर उसे सजा दी जाती है तो सिर्फ सजा उसे नहीं दी जाएगी, उसकी बेबी को भी दी जाएगी। या फिर किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी हो तो उन लोगों को उनकी सजा को कम कर देना या फिर उसको घटा देना या फिर उसको लाइट कर देना, इसको रेस्पाइट बोलते हैं। और उसके बाद आता है रिप्रीव। रिप्रीव किसे बोलते हैं? मान लो किसी बंदे को फांसी की सजा हो गई है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं जब तक प्रेसिडेंट से माफी लेके आऊंगी तब तक तो उसे, जब तक मैं प्रेसिडेंट के पास जाऊंगी उससे माफी मिलेगी, पूरा प्रोसीजर होगा, तब तक तो फांसी हो जाएगी ना। तो उस फांसी पे स्टे लगाने के लिए उसे रिप्रीव बोलते हैं। बेसिकली स्टे लगाने के लिए, ताकि हमें टाइम मिल जाए, जितने टाइम में हम लोग प्रेसिडेंट से पार्डन करवा लें, उसे रिप्रीव बोलते हैं। टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए सजा को रुकवा देना, ठीक है। नेक्स्ट कम्स डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने बोला कि सारे एक्शन सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाता है, तो जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज और अग्रीमेंट साइन होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के नाम पे ही लिए जाते हैं, ओके, ठीक है। हालांकि फाइनली देखो पार्लियामेंट ही अप्रूव करता है, लेकिन नाम पे, और कंक्लूड किए जाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली। उसके बाद मिलिट्री पावर्स। मिलिट्री पावर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। जो भी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के चीफ्स होते हैं उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कोई भी लड़ाई, मान लो हमें पाकिस्तान के साथ अपनी लड़ाई घोषित करनी है तो प्रेसिडेंट करेगा उसे। तो वार या पीस कंक्लूड करना या वार डिक्लेयर करना, ये सब भी प्रेसिडेंट करता है, ओके। Then comes the emergency powers. See, इस पे पूरा एक अलग से चैप्टर है, and that we can do in a separate video if you want. So please comment if you want to make me a separate chapter on the emergency powers of president. इसमें क्या है? नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 है। आर्टिकल 352 मतलब नेशनल इमरजेंसी। हालांकि नेशनल इमरजेंसी ये टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, ठीक है। देन आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 जो कि प्रेसिडेंट्स रूल होता है, तो इतना ज्यादा न्यूज में होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल लग जाता है इन स्टेट्स में, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ मशीन, स्टेट मशीनरी, ठीक है। देन आर्टिकल 360 दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, सो दैट वी कैन डू इन अ सेपरेट वीडियो। उसके बाद आते हैं वीटो पावर्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 4 तरह की वीटो पावर्स होती हैं। एक होती है एब्सोल्यूट वीटो, एक होती है क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? एब्सोल्यूट वीटो मतलब प्रेसिडेंट के पास कोई बिल गया और प्रेसिडेंट ने असेंट नहीं दिया, ही विदहोल्डेड हिज असेंट, तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। अच्छा, प्रेसिडेंट के पास अपना तो कुछ होता नहीं है, हमने अभी पहले डिस्कस किया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं वो करता है। तो ये पावर कब प्रेसिडेंट यूज कर सकता है? 2 केसेस में।
एक तो जब कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास करता है तब, देखो गवर्नमेंट का बिल ना हो, कोई प्राइवेट मेंबर मतलब जो मिनिस्टर ना हो गवर्नमेंट का, राइट। तो वो अगर कोई प्राइवेट मेंबर का बिल है, वो तो ऐसा ही बिल है, उसे चाहे तो प्रेसिडेंट ना दे अपना सेंट, ठीक है, वो चीज। और दूसरा, जब कोई गवर्नमेंट बिल आए लेकिन प्रेसिडेंट के पास जब तक वो बिल पहुंचे तब तक ऑलरेडी गवर्नमेंट खत्म हो चुकी हो, ठीक है, कैबिनेट ने रिजाइन कर चुका हो। तो अब तो कैबिनेट बदल गई है ना, नई गवर्नमेंट आएगी और नई गवर्नमेंट नहीं चाहती वो बिल पास हो तो नहीं होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है ये 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विदहेल्ड किया था अपना असेंट टू द पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल, ठीक है। So this bill was passed by the parliament when the president's rule was in operation in the state of Pepsu. लेकिन जब बिल प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया गया उसके असेंट के लिए, तब प्रेसिडेंट रूल खत्म हो चुका था, ठीक है। एक और एग्जांपल था 1991 में सैलरी अलाउंसेस का। अब वो लोग तो चाहेंगे ना, एमपीज तो चाहेंगे कि अपनी अपनी सैलरीज बढ़वा लें, ठीक है। तो उन्होंने ऐसी बिल पास करवाया था लास्ट डे में, जिस दिन लोकसभा डिसॉल्व होने वाली होती है उसी दिन में, विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रीवियस रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। ऐसे ही है, बिकॉज नॉट इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए बस क्या होता है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो मतलब प्रेसिडेंट ने अपना सेंट नहीं दिया, ठीक है। क्वालिफाइड वीटो यूएसए में होती है, इंडिया में नहीं होती है, ठीक है। क्वालिफाइड वीटो होता क्या है? क्वालिफाइड वीटो होता है कि बिल पास होकर प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, तो फिर दोबारा से पार्लियामेंट ने और ज्यादा मेजोरिटी के साथ बिल भेजा और अब प्रेसिडेंट को पास करना पड़ेगा, दैट इज क्वालिफाइड वीटो। देन कम्स दी सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो मतलब कोई बिल आया प्रेसिडेंट के पास, अब प्रेसिडेंट ने उसे वापस भेज दिया पार्लियामेंट में, ठीक है, प्रेसिडेंट ने उसे रिकंसीडर करने के लिए कि प्राइम वापस भेज दिया, तो उसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। अच्छा, इस केस में क्या होता है, मान लो, अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक बिल गया प्रेसिडेंट के पास, पार्लियामेंट ने पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजा असेंट के लिए। अब पार्लियामेंट को लगा कि ये बिल तो, प्रेसिडेंट को लगा कि ये बिल तो ठीक नहीं है, उस प्रेसिडेंट ने बिल वापस कर दिया। अब पार्लियामेंट ने दोबारा से उसी बिल को दोबारा भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, राइट। अब प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ेगा, मतलब एक बार तो प्रेसिडेंट वापस कर सकता है बिल को, लेकिन अगर दोबारा वही बिल आता है तब प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सस्पेंसिव वीटो, ओके। लेकिन मनी बिल के केस में ये नहीं होता है, राइट। मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट बिल को वापस नहीं कर सकता, प्लीज इसको याद रखना, ठीक है। मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट बिल को वापस नहीं कर सकता, उसे या तो मतलब अपना सेंट दे दे या तो ना दे, लेकिन वापस नहीं कर सकता है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेट लेजिस्लेशन की अगर हम बात करें तो स्टेट लेजिस्लेशन में क्या होता है कि स्टेट बिल कोई पास करता है, वो गवर्नर के पास जाता है असेंट के लिए। अब गवर्नर के पास पावर होती है आर्टिकल 201 के अंडर कि या तो वो उसको असेंट दे दे या ना दे, या तो वापस भेज दे, जैसे प्रेसिडेंट भेजता है ना पार्लियामेंट में वापस, ऐसे गवर्नर भी वापस भेज सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, या फिर गवर्नर उस बिल को रिजर्व करके रख ले प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। अब गवर्नर को लगता है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इस पे मैं डिसीजन नहीं ले सकता, इस पे तो प्रेसिडेंट असेंट देगा, तो गवर्नर ने उसको रिजर्व करके रख लिया। अब वो बिल गया प्रेसिडेंट के पास, आर्टिकल 201 के अंडर अब प्रेसिडेंट के पास भी पावर्स होती हैं कि प्रेसिडेंट या तो असेंट दे दे या ना दे, या तो वापस भेज दे, ठीक है। तो मान लो कि प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया, ठीक है, वापस भेज दिया। अब वापस से वो जाकर गवर्नर ने मतलब फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसी बिल को दोबारा भेज दिया, दोबारा गवर्नर ने रिजर्व करके प्रेसिडेंट के पास भेजा। अब उस केस में प्रेसिडेंट की मर्जी है कि वो उसे असेंट दे या ना दे, ठीक है, वो मना भी कर सकता है। हमने अभी क्या पढ़ा था सस्पेंसिव वीटो में, पार्लियामेंट के केस में, कि प्रेसिडेंट के पास अगर दोबारा बिल आता है तो दोबारा उसे प्रेसिडेंट को पास करना ही पड़ेगा, वो सिर्फ एक बार मना कर सकता है, लेकिन स्टेट के केस में वो 10 बार मना कर सकता है, ठीक है। सो स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट ओवरराइड द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगेन, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के बिल को तो सिर्फ एक बार मना कर सकता है, दूसरी बार उसे असेंट देना पड़ेगा, लेकिन स्टेट के बिल को वो बार बार मना कर सकता है, ठीक है। अब कुछ तो पावर होगी ना उसे, एटलीस्ट स्टेट के ऊपर तो दी जाएगी। उसके बाद अच्छा कोई भी उसके बाद पॉकेट वीटो की बात कर रहे हैं हम। पॉकेट वीटो क्या है और क्यों है? इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया है
कि बिल प्रेसिडेंट के पास गया सेंट के लिए और प्रेसिडेंट को 10 दिन में या 20 दिन में अपना फैसला सुनाना है, ऐसा नहीं है। कुछ मतलब डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब तो ये है कि प्रेसिडेंट लेके बैठा रहे बिल को, अपनी टेबल पे पड़ा रहेगा 6 महीने, 10 साल, 20 साल। तो दैट इज कॉल्ड पॉकेट वीटो। ये भी, इसका भी एक एग्जाम्पल है, 1986 का एग्जाम्पल है। जेल सिंह, जब प्रेसिडेंट जेल सिंह थे तब एक बिल आया था, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल करके। तो ठीक है, तो इस क्या किया प्रेसिडेंट ने, जेल सिंह ने, कि ये इसे लेके बैठा रहा। तो एक्चुअली ये बिल क्या था, ये बिल था कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस होती है, मतलब इनकी फ्रीडम को कर्ब करने के लिए था, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था। तो जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने सोचा कि ये बिल ठीक नहीं है, तो इसलिए वो पॉकेट वीटो करके बैठा रहा। फिर 3 साल बाद जब दूसरी गवर्नमेंट आई, तब मतलब दूसरा प्रेसिडेंट आया, नया प्रेसिडेंट आया, तब जाके उस नए प्रेसिडेंट ने इस बिल को वापस किया था, वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजा था, लेकिन फाइनली ड्रॉप हो गया था, नई गवर्नमेंट आ गई थी, बात खत्म हो गई थी। तो दैट वाज द एग्जांपल। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है, उस केस में प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर नहीं होती है। तो प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर इन केस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और ये कब बना था ये क्लॉज? 1971 में जब 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसने ये कहा था कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए आएगा तो प्रेसिडेंट को उस पर अपना असेंट देना ही पड़ेगा। सो 1971 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट, राइट? तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है तो प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ेगा, उसमें इसके पास कोई पावर नहीं है, ठीक है? वो नहीं कह सकता कि अब वापस कर लो, एक बार और सोच लो, या फिर मना कर दे, या फिर पॉकेट वीटो करे, ऐसा कुछ नहीं है, उसे देना ही पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पावर, और इम्पॉर्टेंट और न्यूज में भी रहती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एंड एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ये कौन से आर्टिकल के अंडर होती है? ये आर्टिकल 123 के अंडर होती है, ठीक है? इसमें क्या होता है, देखो BR अम्बेडकर ने जब ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बनाई थी तो क्या सोच के बनाई थी? ये और कहीं नहीं होती है, हमारे देश में होती है खाली। क्यों हुई थी? कि मान लो कोई इमरजेंसी मुश्किल आ जाए कोई, तो क्या करेंगे? पार्लियामेंट सेशन में ना हो। अब पार्लियामेंट तो खाली विंटर सेशन, समर सेशन, और मतलब खाली कुछ ही टाइम पे होता है ना, ऐसे 6 महीने का टाइम होता है जिसमें पार्लियामेंट सेशन में ही नहीं होती है। अच्छा, बाय द वे कब कब होता है, कौन कौन से सेशंस होते हैं पार्लियामेंट की? सिर्फ 3 टाइम पे आती है पार्लियामेंट, राइट? बजट सेशन होता है जो कि February 2 में होता है, अभी चल रहा है सॉरी। दूसरा मॉनसून सेशन होता है जो जुलाई टू सितंबर होता है, और फिर तीसरा विंटर सेशन होता है जो कि नवंबर से दिसंबर तक होता है। तो सबसे बड़ा यही होता है बजट सेशन, ठीक है? बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। इसके अलावा जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पे तो पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है। अगर उस टाइम पे कोई इमरजेंसी आ जाए तो तब क्या होगा? तो इसीलिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बनाई जाती है। बट इट इज नॉट अ पैरेलल पावर ऑफ लेजिस्लेशन, राइट? पार्लियामेंट अगर सेशन में है तब इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। या तो दोनों हाउसेस सेशन में ना हो, या तो कोई एक हाउस सेशन में ना हो, क्योंकि बिल को पास करने के लिए तो दोनों हाउसेस की जरूरत है ना। तो अगर एक भी ना हो तो भी बिल पास नहीं होगा। इसलिए एक या दोनों हाउसेस अगर सेशन में ना हो तभी सिर्फ इस पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है इमरजेंसी टाइम में। अब ये क्या था, इमरजेंसी के टाइम पे यूज करनी थी, लेकिन क्या किया लोग, लूप होल्स निकालकर इसे अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। तो यही चीज हुई थी बिहार में। 256 ऑर्डिनेंसेस पास कराए गए थे वहां पे। ये तो बहुत न्यूज में था, आप लोगों को पता होगा। सो बेसिकली क्या हुआ था कि गवर्नर ऑफ बंगाल ही प्रोमलगेटेड 256 ऑर्डिनेंसेस एंड ऑल दीज वर केप्ट इन फोर्स फॉर पीरियड्स रेंजिंग फ्रॉम 1 to 14 ईयर्स। 14 साल तक वो उस बार मतलब ऑर्डिनेंस को ही पास कराता गया, उसे पार्लियामेंट में रखा ही नहीं, ठीक है? ऑर्डिनेंस के थ्रू ही चलो हाँ पास हो गया। 6 महीने के लिए होता है ना ऑर्डिनेंस, 6 महीने हुए, चलो दोबारा पास कर दिया, ऐसे मतलब जैसे हम बुक्स इशू करवाते हैं, री इशू करवाते रहते हैं, पहुंचती नहीं है दूसरे बच्चों के पास, तो ऐसा होता है ना जनरली, वैसी ही चीज है कुछ। तो बार बार ये ऑर्डिनेंस ही मतलब 1 साल 2 साल 6 महीने करके ऐसे इतने सालों तक चलता गया। तो ये तो गलत है ना, पावर का मिसयूज है। And law making through ordinance cannot be used as a substitute for the legislative power of the state legislation. तो इसी के संदर्भ में DC वाधवा केस की मतलब ये जो हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि ये चीज गलत है। और इसके हिसाब से क्या हुआ था कि
जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगी, मतलब ऑर्डिनेंस हमने पास कराया और उसके बाद जो पहला पार्लियामेंट सेशन हुआ वो स्टार्ट होने के विदिन 6 वीक्स, 6 हफ्तों के अंदर अंदर उसे टेबल करना पड़ेगा उस बिल को गवर्नमेंट को, राइट। मतलब पार्लियामेंट के सेशन में आते ही 6 हफ्तों के अंदर अंदर गवर्नमेंट को वो बिल जिसके लिए ऑर्डिनेंस लाए थे उसे टेबल करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो वो बिल सीज हो जाएगा। सीज हो जाएगा मतलब खत्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या हो सकती है, मतलब ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है अब, पहले के हिसाब से तो छोड़ दो, अब कितनी हो सकती है, 6 months + 6 weeks, ठीक है। क्योंकि अगर तो वो उन 6 हफ्तों के बीच में पास करा दिया गवर्नमेंट ने तब तो वो पास हो गया, तब तो वो एक्ट बन गया, नहीं। और अगर नहीं पास कराए तो वो खत्म हो जाएगा। तो 6 महीने + 6 हफ्ते ये मैक्सिमम लाइफ हो सकती है एक ऑर्डिनेंस की, ठीक है। और जो ये ऑर्डिनेंस होता है ये हर चीज के लिए, मतलब जो जो लॉज हम पार्लियामेंट के थ्रू बनाते हैं ना, उन हर लॉज के लिए उन सेम तरीकों से, सेम कंडीशंस के साथ, बिल्कुल उसी तरह इफेक्टिविटी के साथ ये ऑर्डिनेंस बनाया जाता है। मतलब ऑर्डिनेंस के पास भी बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वही पावर्स होती हैं जो एक पार्लियामेंट से गया हुआ बिल या एक्ट के पास होती हैं, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात हो, अगर जो वो पावर हो वो अगर वो बिल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए हो, तब उसके लिए ऑर्डिनेंस नहीं पास किया जा सकता, ठीक है। और कब पास किया जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। हालांकि प्रेसिडेंट का कुछ नहीं होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस ही होती है ना, उन्हीं की एडवाइस पे तो ऑर्डिनेंस पास किया जाता है, प्रेसिडेंट उसे बनाता है। बट स्टिल प्रेसिडेंट सेटिस्फेक्शन इज जरूरी है। सेटिस्फेक्शन मतलब हाँ कंडीशंस ऐसी हैं, ऐसी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं कि अब ऑर्डिनेंस बनाए बिना गुजारा नहीं है, मतलब प्रॉब्लम आएगी काम चलने में, ठीक है। तो अगर ये चीज हो तभी ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है। एंड इट इज, हाँ लेकिन जैसे कि अभी मैं बोला कि डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही होता है, ठीक है। लेकिन अच्छा, ये जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस बना दिया, अब ये सही कंडीशन पे बनाया था नहीं बनाया था, जरूरी था कि नहीं था उस समय के लिए, तो ये चीज जुडिशियल रिव्यू के अंडर आती है। बाद में कोर्ट्स चेक कर सकते हैं कि हाँ जो उस टाइम पे ऑर्डिनेंस बनाया गया था वो ठीक बनाया गया था कि नहीं बनाया गया था। ये कब हुआ था, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया था तो उसमें ये था कि दिस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज अंडर द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब कोर्ट बाद में उसमें अपनी डिसीजन दे सकता है कि वो ठीक था कि नहीं था, ठीक है। पहले क्या था, पहले 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से जो प्रेसिडेंट ने बोल दिया, मतलब जो ऑर्डिनेंस बन गया तो बन गया, फाइनल है, उसको बाद में उसको स्क्रूटिनी नहीं किया जा सकता उस पर कि वो सही था कि गलत था। लेकिन अब किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है। थोड़ा आप लोग और इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जिस DC वाधवा केस जजमेंट जो अभी कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा न्यूज में थी, हिंदू में एडिटोरियल भी आया था, जिसके हिसाब से यही था कि प्रेसिडेंशियल डिसीजन अगर आर्बिट्ररी हो, इरैशनल हो, मैलाफाइडी हो या डिस्क्रिमिनेटरी हो तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसको कैंसिल कर सकता है, ठीक है। देन कम्स द लास्ट पॉइंट विच कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन ये होगा कि प्रेसिडेंट तो सिर्फ नाम के लिए है, हम देख ही रहे हैं कि रियल एग्जीक्यूटिव कौन है। रियल एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्रेसिडेंट तो सिर्फ नाम मात्र के लिए है, तो क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है प्रेसिडेंट की, वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। नॉमिनल मतलब होता है सिर्फ नाम मात्र का, या फिर रियल एग्जीक्यूटिव है। तो इसका आंसर ये है कि एक तो मतलब हमने देखा ही है कि सब प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही करते हैं, लेकिन इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास कुछ अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं होती हैं, बट स्टिल कुछ कुछ चीजें हैं जो जिसमें थोड़ी सी डिस्क्रिशन होती है प्रेसिडेंट के पास, जैसे आर्टिकल 53, 74 और 75 के अंडर, ठीक है। ये आर्टिकल्स क्या है, ये तो नॉर्मल चीजें हैं वैसे, मतलब इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। मतलब वही है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। अच्छा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो एडवाइस होती है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होती है। ये कब आया था, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के टाइम पे आया था। उसके बाद 1978 में दूसरा अमेंडमेंट आया, उसमें ये कहा गया कि ये जो मतलब जो प्रेसिडेंट होता है वो एक बार बिल वापस कर सकता है, रिकंसिडर के लिए भेज सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है। वो सब चीजें हैं। अच्छा, जो मैं कह रही थी कि डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, वो ये होती हैं कि जब भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, जब भी मतलब कोई क्लियर मेजोरिटी ना हो लोकसभा में, सबको बराबर बराबर वोट्स मिले, कोई क्लियर मेजोरिटी ना हो लोकसभा में, तब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की पावर होती है प्रेसिडेंट के पास।
ठीक है, या फिर प्राइम मिनिस्टर अचानक से मर जाए विद इन ऑफिस, राइट, द प्राइम मिनिस्टर इन ऑफिस जाए सडनली, देन एंड देयर इज नो ऑब्वियस सक्सेसर, तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। सेकेंड, डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। तो हम जानते हैं जब भी कोई गवर्नमेंट आती है उसके बाद उसे पार्लियामेंट के सेशन में अपना कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है, जिसमें उसे साबित करना होता है कि हाँ उसके पास मेजॉरिटी है, ठीक है। अगर वो उसमें हार जाती है, अपना प्रूव नहीं कर पाती है अपना कॉन्फिडेंस, तो प्रेसिडेंट उसको मतलब डिसमिस कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। इसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी, अगेन द सेम थिंग, अगर वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव ना कर पाए गवर्नमेंट, तो प्रेसिडेंट हटा सकता है, उन्हें डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। सो दैट्स ऑल अबाउट प्रेसिडेंट, राइट। आई थिंक हमने प्रेसिडेंट बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। ये 40 मिनट का वीडियो है नाउ, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट चैप्टर पूरा कवर हो चुका है। आई थिंक लक्ष्मीकांत का एक एक लाइन हमने सब कुछ कवर कर लिया है। इसके बाद आपको लक्ष्मीकांत से ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप लोग इसे देख सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं, एक दो बार सुनोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी के एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है प्रेसिडेंट में से जनरली हर साल, और नहीं तो वैसे भी ये की क्वेश्चंस में भी इनडायरेक्टली हेल्प कर सकता है, ठीक है। जैसे गवर्नर के रिलेटेड आई चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ऑर्डिनेंस के बारे में हमने पढ़ा है, तो वो भी हमने साइड में थोड़ी थोड़ी चीज़ें कवर करी हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और बताइए कि आपको और कौन से चैप्टर्स पे आप लोग वीडियोस चाहते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।